स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं आदिराज क्लासेस। याद रखिएगा कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। आइए आज की इस क्लास में जीएस के उन सवालों को हल करते हैं जो आपको आपकी सफलता के और करीब ले जाएंगे। तो साथियों, नियम वही रहेगा, पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और उसके बाद कुछ समय देंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन से रिलेटेड सभी फैक्ट, जो इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं ये क्लास। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। उम्मीद है आपने इसका उत्तर बता दिया होगा। तो साथियों, ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। अगर मैं महासागरों की बात करूं तो पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इसे डिस्क्राइब किया था। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे पहला नंबर पर है और ये दूसरे नंबर पर है और ये दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। और जो इसका उत्तरी अटलांटिक है ये एस आकृति का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अंग्रेजी के एस आकार की आकृति का कौन सा है, तो वो अटलांटिक महासागर है। दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार इसी महासागर से होता है क्योंकि विश्व के सभी बड़े प्रमुख यूरोपीय देश और अमेरिकी देश इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा व्यापार इसी उससे होता है। अगर इस 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो ये एक काल्पनिक आइसलैंड है जिसका नाम है साथियों NUL, नुल आइसलैंड, नल आइसलैंड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उस काल्पनिक द्वीप का नाम बताइए जहां पर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश मिलते हैं, तो उसका नाम है साथियों नुल आइसलैंड। और यहीं पर वैज्ञानिकों ने एक बोया नामक उपकरण लगाया है जो मौसम की जानकारी देता है, अगर 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो यह देशांतर 3 महाद्वीप, 8 देश और 6 जलीय उपकरणों से निकलता है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं साथियों? यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ठीक है। और यूरोप के भी 3 फेमस देश स्पेन, यूके और फ्रांस, इनसे निकलता है। और जो ये स्थान है ये घाना, अफ्रीका का एक देश है घाना, वहां से 611 किलोमीटर दूर है। घाना से सबसे नजदीक है 611 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब और बात करें इसकी साथियों, तो इसमें अभी 3 महाद्वीप, 8 देशों में जो यूरोप था, महाद्वीपों में जो यूरोप था, इसमें जो इंग्लैंड है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहां से ग्रीनविच से इसे शुरू माना जाता है, ग्रीनविच। और यहीं से हम दुनिया का जो मानक समय है वो लिया गया है। मानक समय की शुरुआत कहां से मानी जाती है साथियों? ग्रीनविच से। यानी 0 डिग्री देशांतर जो शुरू माना जाता है वो ग्रीनविच से माना जाता है। ये लंदन के पास एक स्थित एक गांव है। और भारतीय मानक समय इस वर्ल्ड के उससे कितना आगे है साथियों? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे हमारा समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे स्थित है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया साथियों अटलांटिक महासागर। और इस काल्पनिक का नाम याद रख लो जहां पर ये मिलते हैं, ये इंपोर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया है, नुल आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इससे बनने वाले जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो सभी भी मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। तो 1912 में जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था वो रखा था साथियों अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक महान भूगोलविद हुए। किस देश के? ये भी एक बार पूछा गया था कि किस देश के हैं? जर्मनी के ये एक महान भूगोलविद थे और उन्होंने बताया था कि विश्व में पहले जब पृथ्वी बनी तब एक ही वो था पैंथिया, और इसके चारों तरफ पैंथलासा नाम का समुद्र था, पैंथलासा नामक इसके चारों तरफ एक समुद्र था। लेकिन फिर उसके बाद ये पैंथिया
दो भागों में टूटा, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है। जो लारेशिया है इसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, भारत को छोड़कर, वो सभी किसमें थे साथियों? लारेशिया में थे। किसमें थे? लारेशिया में। पैंथिया या पेंजिया, इसका नाम पैंथिया या पेंजिया, पेंजिया, ठीक है। सबसे पहले क्या था? पेंजिया या पेंथिया, और उसके चारों तरफ समुद्र था, पेंथालासा। और ये दो भागों में टूटा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। लोरेशिया में क्या क्या थे साथियों? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और गोंडवाना लैंड में थे दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब आप देखोगे लेकिन अभी भारतीय प्लेट कहां सी है? भारतीय प्लेट लोरेशिया के करीब है, ठीक है, यानी एशिया के करीब है। और विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से जो प्लेट परिवर्तन हुआ था वो भी भारत की प्लेट का ही हुआ था, और ये 15 सेंटीमीटर प्रति ईयर के हिसाब से खिसकी थी। जब लोरेशिया, मान लो ये लोरेशिया है और ये भारत था, जब ये इसकी तरफ बढ़ी तो इनके बीच में टेथिस सागर था। टेथिस नाम का एक सागर था। और जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो दोनों प्लेटें मजबूत थी, और इसी के कारण जो टेथिस सागर का स्थान था ये ऊपर उठता चला गया, और यहां पर हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण हुआ। दोनों प्लेट मजबूत होने के कारण ये दोनों ऊपर को उठी। आपने देखा होगा अगर दो मजबूत चीजों की टक्कर होती है तो दोनों ऊपर उठती हैं, तो उसी के कारण ये ऊपर उठी है। और ये अभी भी सबसे युवा पर्वत है और अभी भी इसमें वृद्धि हो रही है। सबसे युवा पर्वत कौन सा है साथियों? हिमालय। और सबसे वृद्ध कौन सा है? अरावली। अरावली पर्वत, ठीक है। सबसे युवा पर्वत कौन सा है? हिमालय। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जहां पर आज हिमालय है वहां पर कौन सा समुद्र था, तो वो कौन सा था साथियों? टेथिस सागर, ठीक है। पेंजिया दो भागों में टूटा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। लोरेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया थे, लेकिन भारत यहां से ट्रांसफर होकर गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और टूटकर यहां जुड़ा, और टूटने के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसका सही उत्तर था साथियों अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है? बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो इसका सही उत्तर है साथियों नील हरित शैवाल। सबसे प्राचीन जो जीव समूह है साथियों पृथ्वी पर वो नील हरित शैवाल है। साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले यहां पर नील हरित शैवाल ही आई थी, और उन्होंने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो शुरू की। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की, और इस प्रकाश संश्लेषण से क्या हुआ साथियों कि यहां पर वायुमंडल में O2 का निर्माण हुआ। O2 का निर्माण, और जिससे जो आने वाले अन्य जटिल जीव थे उनका निर्माण हुआ। अन्य जटिल जीवों का निर्माण हुआ। जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है। अगर बात करें अमीबा, अमीबा की, तो ये अमीबा जो होता है साथियों एक कोशीय जीव होता है। एक कोशीय जीव, और इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। युगलिना की बात करें तो युगलिना में जीव और पादप दोनों के गुण होते हैं। जीव और पादप के दोनों के गुण होते हैं। दोनों के गुण होते हैं। और ऐसा इसी के कारण क्या होता है साथियों, ये
जैसे रेगिस्तान में जहां पर इसे कम मात्रा में पदार्थ वो मिलता है, वहां पर ये छोटे जीवों को खा भी लेता है। ठीक है, युगलिना, इसमें जीव और पादप दोनों के गुण है। अगर बात करें सबसे इंपोर्टेंट है इनमें साथियों कवक। कवक ना तो पादप है और ना जीव है, यह ना तो पादप है और ना जीव है। इसके एग्जाम्पल की बात करें साथियों तो इसमें फफूंद, फफूंद और मशरूम, खमीर, ये सब आते हैं। ठीक है, और इनमें पादप में जैसे पादप की जो वो बनी होती है कोशिका भित्ति, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। पादप की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, और कवक से ही हमें सबसे पहली जो एंटी एंटीबायोटिक प्राप्त हुई थी वो कवक से ही प्राप्त हुई थी, और उसका नाम क्या था साथियों, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। ठीक है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। लेकिन साथियों इसे उसके लिए मेडिकल के लिए बनाने में किसका योगदान था साथियों, इन उसका नाम था हार्वर्ड फ्लोरे। दो व्यक्ति थे, हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट चैन, अर्नस्ट चैन। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय तो साथियों 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है, लेकिन इसे मेडिकल की स्थिति तक लाने के लिए दो व्यक्तियों ने काम किया, हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट चैन। और इन तीनों को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हार्वर्ड फ्लोर और अर्नस्ट चैन को 1945 में इसी चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लेकिन हार्वर्ड फ्लोर और अर्नस्ट चैन ने 1945 में इसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था नील हरित शैवाल। और ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट लिखवाए ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है, तो आप इन्हें नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जिसका पूर्व का नाम हिंदू कॉलेज था, की स्थापना किसने की थी, किसने की थी साथियों? तो उम्मीद है आपने सही उत्तर इसका लगा दिया होगा। तो इसका सही उत्तर है साथियों राजा राम मोहन राय। डेविड हेयर और राधाकांत, ये एक घड़ी साज था डेविड हेयर कोलकाता का। ठीक है, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और राधाकांत के संयुक्त प्रयास से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, 1817 में। 1855 में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज किया गया। क्या नाम किया गया साथियों, प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। 2010 में इसे केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो हमने पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा इनके बारे में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता दूं कि राजा राम मोहन राय को पूर्ण जागरण का जनक या पूर्ण जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ फैक्ट ये हैं कि आत्मीय सभा, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में। ठीक है,
1825 में वेदांत कॉलेज की, वेदांत कॉलेज। 1817 में इन्होंने इसकी हिंदू कॉलेज की, वेदांत कॉलेज की 1825 में। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 में इन्हीं के प्रयास से विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया और कानून नंबर क्या था साथियों? 17। कानून 17 के तहत सती प्रथा का अंत किया। अगर साथियों इनकी मैगजीन की बात करें तो इनकी सबसे फेमस मैगजीन है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में है। संवाद कौमुदी किस में है साथियों? बंगाली भाषा में। दूसरी इनकी है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, और ये किस भाषा में है? फारसी में। अखबार और ये है फारसी में। और इनकी एक मैगजीन है ब्रह्मा मैकेनिकल, ये अंग्रेजी में। संवाद कौमुदी बंगाली में, मिरातुल अखबार फारसी में, ब्रह्मा मैकेनिकल अंग्रेजी में। तो इसका सही उत्तर था साथियों राजा राम मोहन राय। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम जो 1929 में आया था साथियों, इससे पहले लड़कियों की उम्र, नाबालिग लड़कियों की 55-66 साल की लड़कियों की शादी की जाती थी। लेकिन हरविलास शारदा, हरविलास शारदा के प्रयासों से एक एक्ट आया था जिसे कि शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट में लड़कियों की शादी के समय आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष की गई। ठीक है, हरविलास शारदा के प्रयासों से इनकी आयु 14 व 18 वर्ष की गई है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन और याद रखो आप यहीं पे कि 1978 में एक कानून आया था जिसके तहत लड़कियों की आयु 18 व लड़कों की शादी की आयु 21 वर्ष की गई। और ये किसके समय में आया था साथियों? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की सरकार ने यह कानून लाए थे कि लड़कियों की आयु 18 एवं लड़कों की 21 वर्ष की गई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साथियों 14 एवं 18। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? इस संघीय न्यायालय से आज की क्लास में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट एक फैक्टर है यूपीएसआई वालों के लिए तो खासकर। तो संघीय न्यायालय जो स्थापित किया गया था साथियों, वो स्थापित किया गया था 1937 में। किस नाम से? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम 1935 के अधिनियम की बात करें तो इसमें साथियों राज्यों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है, राज्यों से केंद्र हटा दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। दूसरा, इसमें इसी अधिनियम के तहत आरबीआई 1935, फेडरल कोर्ट 1937 और संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब आप सब ने पढ़ा होगा कि भारत में लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग कब बना था? यह बना था साथियों 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में ली आयोग से। केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1919 के रोलेक एक्ट के तहत 1921 में ली आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था, लेकिन यह केवल केंद्र के लिए था। लेकिन
जब इसमें केंद्रीय शब्द हटाकर संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, वो की गई साथियों 1937 में। ठीक है, अब ये राज्य और केंद्र दोनों के लिए काम करता था और इन दोनों को मिलाकर 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो कि भाग 14 में 315 आर्टिकल से 323 आर्टिकल तक है। 315 से लेकर 323 तक जो संघ लोक सेवा आयोग है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग और संघीय लोक सेवा आयोग का मिक्सअप कर इन्होंने रखा था भाग 14 में। यूपीएससी का है साथियों भाग 14 में। ठीक है, और एक और याद रखो यहीं पे कि राज्यसभा का जो विशेषाधिकार है 312, इसमें नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन करेगा? राज्यसभा। ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है, वो कहां लिखा हुआ है? 312 में। और यूपीएससी कहां से शुरू होता है साथियों? 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था साथियों 1937। ठीक है, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो जूट उत्पादन में साथियों विश्व में जो सबसे ज्यादा होता है वो भारत में होता है। ठीक है, भारत में। और भारत में भी किस में साथियों? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का जो टूटा हुआ हिस्सा है वो पूर्वी बंगाल, वो दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश। और यही क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि भारतीय जूट उद्योग को किस देश के जूट उद्योग से खतरा है? तो वो है साथियों बांग्लादेश। तो इसका उत्तर था पश्चिम बंगाल। और जूट को क्या कहा जाता है साथियों? गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा जाता है? तो वो है जूट की। तो इसका उत्तर है साथियों पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहां से ली गई है? तो साथियों इसका सही उत्तर है जापान। ठीक है, वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहां से ली गई है? जापान से। और ये बात लिखी कहां गई है कि सभी नागरिकों को अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी है। तो ये लिखा हुआ है साथियों आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में जीने का जो अधिकार है उसी के तहत ये शब्द प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है साथियों? जापान से। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो न्यायिक पूर्णावलोकन, यहां से क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पूर्णावलोकन, जो आर्टिकल 137 में है। न्यायिक पूर्णावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया साथियों? ब्रिटेन से हमने लिया संसदीय प्रणाली। और एसएससी में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था अभी जीडी में कि सभी देशों की संसदों की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो वो ब्रिटेन की है। यानी ब्रिटेन की जो संसद है वो सभी देशों की क्या है? जनक है, संसदीय प्रणाली। और एकल नागरिकता, और दोहरा सदन, सदन के दो हिस्से, लोकसभा राज्यसभा, ये भी कहां से लिए गया? ब्रिटेन से। और केंद्र वाले जितने भी वो हैं वो कहां से लिए गए? कनाडा से। संघीय व्यवस्था, ठीक है। दूसरा राज्यपाल की नियुक्ति, अगर राज्यपाल के कार्यालय की बात करें, राज्यपाल का कार्यालय,
राज्यपाल का कार्यालय कहां से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई है? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई साथियों? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 में जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो कहां से लिया गया है साथियों? ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त बैठक। यूएसएसआर से क्या लिया गया साथियों? यूएसएसआर से लिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर लगे थे? अशोक बलवंत राय मेहता नहीं, मौलिक कर्तव्य जो लगे थे वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर लगे थे मौलिक कर्तव्य। और साथियों यहां से क्या लिया गया? न्याय। न्याय कितने प्रकार के हैं साथियों? 3। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय जो कहां लिखे हुए हैं साथियों? प्रस्तावना में। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये सब कहां से, न्याय शब्द कहां से लिया गया? ये भी यूएसएसआर यानी रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य जो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। ठीक है, उन्होंने 8 की सिफारिश की थी, सरकार ने 10 जोड़े थे और एक जो जोड़ा था वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो 11वां जो जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य वो 11वां था। ठीक है, और इसका सही उत्तर था साथियों जापान। और ये बात कहां लिखी हुई है साथियों? आर्टिकल 21 में। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के इकट्ठा नहीं है साथियों, इकट्ठा है, इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 ऑप्शन दे दिए, रेन मीटर और रेन गेज। तो रेन मीटर नहीं है साथियों, रेन गेज है। तो इसका सही नाम क्या है साथियों? रेन गेज। अगर पायरोनोमीटर की बात करें तो ये सौर विकर्ण को मापता है। ठीक है, एनीमोमीटर किसको मापता है साथियों? हवा को, हवा मापी यंत्र। ठीक है, पायरोनोमीटर सौर विकर्ण। तो इसका सही उत्तर था साथियों रेन गेज। किसके आवर्त नियम को संशोधित कर, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया है? यानी किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया है? तो किसका है इसका सही उत्तर? क्या है इसका सही उत्तर? है साथियों मेंडलीव। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? मेंडलीव। मेंडलीव ने 1869 में परमाणु भार पर, परमाणु भार पर या परमाणु भार के आधार पर एक आवर्त सारणी दी थी जिसे कि 1911 में हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर चेंज किया। ठीक है, इस आवर्त सारणी में साथियों 18 ग्रुप और जो ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ के जो वो है उन्हें हम लाइनें हैं उन्हें हम ग्रुप कहते हैं और ये 18 है, 18 ग्रुप। और जो बाएं से दाएं जाती है वो 7 है और इन्हें कहते हैं पीरियड। ठीक है, इस आवर्त सारणी को 3 श्रेणियों धातु, अधातु और उपधातुओं में बांटा गया। जो इसका सबसे पहला ग्रुप है जिसे सार ग्रुप कहते हैं, अक्षार ग्रुप कहते हैं, वो सबसे उत्कृष्ट जो वे हैं ज्वलनशील पदार्थ है वो रखे गए हैं। और 18वें में जितनी अक्रियाशील गैसें हैं, नियोन होगी ये, उनको 18वें में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या था साथियों? त्रिमेत्री मेंडलीव। त्रिमेत्री मेंडलीव द्वारा 1869 में परमाणु भार के आधार पर हमें आवर्त सारणी दी गई थी जिसे कि हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर 1911 में परिवर्तित किया।
जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आती है उन्हें ग्रुप, और जो बाएं से दाएं की तरफ जाती है उन्हें पीरियड कहते हैं। ठीक है साथियों, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? सिलोन देश भी अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, और गुलाम होने के, आजाद होने के बाद से 1972 तक इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है साथियों, 1972 से 1978 तक इसका नाम क्या था साथियों? लंका। और लंका अजीब लगता था, इसलिए 1978 में इसके नाम के सामने सम्मान का शब्द श्री जोड़ दिया, तो अब ये श्रीलंका है। तो 1972 में इसका नाम क्या था साथियों? सिलोन। 1972 तक, 1972 से 78 तक इसका नाम लंका था, और 1978 में इसके नाम के सामने श्रीलंका जुड़ा। ठीक है, इसी को पहले सिंहल देश, ठीक है, जिसका भारतीय प्राचीन भारत में उल्लेख है कि चोल राजाओं ने इस पर अपनी नौसेनाओं के द्वारा हमला किया। अशोक ने अपने पुत्र को यहाँ पर भेजा, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। और तपोवन, ये भी इन्हीं दे इसका सिलोन के प्राचीन नाम थे। तो सिलोन का प्राचीन नाम है श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी पहले क्या थी? कोलंबो, और अब क्या है? जयवर्धन। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू फैलता है? तो साथियों, किससे फैलता है साथियों? स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु द्वारा। H1N1 विषाणु द्वारा स्वाइन फ्लू फैलता है। अगर यहां बात करें रेबीज विषाणु, तो रेबीज विषाणु से रेबीज फैलती है, जो कि कुत्ते के काटने, बंदर के काटने या बिल्ली के काटने से फैलता है। मोस्टली किसके? कुत्ते के। और इसके टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। लुई पास्चर द्वारा इसके टीके की खोज की गई। और इस टीके को सबसे पहले किसने प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया गया था साथियों? लुई पास्चर ने किस पर प्रयोग किया था? 11 वर्ष के बालक जोसेफ मेस्टर पर। जोसेफ मेस्टर को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, और लुई पास्चर ने इसे 13 दिन तक लगातार टीका दिया, जिसके कारण इसकी जान बची। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लुई पास्चर ने अपने रेबीज के टीके के प्रयोग सबसे पहले किस पर किया था? 11 वर्षीय बच्चे जोसेफ मेस्टर पर। ठीक है साथियों, तो इसका सही उत्तर था H1N1 विषाणु। गैस्ट्रोनोमिया मांसपेशी मानव शरीर किस भाग में स्थित होती है? तो साथियों, गैस्ट्रोनोमिया मांसपेशी जो होती है वो निचली टांग में स्थित होती है। तो इसका सही उत्तर है साथियों निचली टांग। जो घुटने से नीचे का हमारा हिस्सा होता है वहां पर गैस्ट्रोनियम मांसपेशी पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो गया साथियों निचली टांग। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम प्रोग्राम का शुभारंभ किया? उम्मीद है आपने उत्तर बता दिया होगा। तो इसका शुभारंभ किया साथियों यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? पेरिस में। पेरिस फ्रांस। और पेरिस किस नदी के किनारे है साथियों? सीन नदी। ठीक है, और पेरिस को क्या कहा जाता है? फैशन की नगरी। यूनेस्को, और यूनेस्को में भारत की कितनी साइट्स होगी अब? 44। ठीक है, पहली साइट कौन सी थी साथियों? आगरा का किला। आगरा का किला। दूसरी अजंता की गुफा। तीसरी अलोरा की गुफा। और चौथा ताजमहल। ये सब 1983 में जोड़े गए थे। लेकिन अगर पहले की बात करें तो पहला आगरा किला और उसके बाद अजंता की गुफा, ये संयुक्त जोड़े गए थे। और उसी साल
अलोरा की गुफा और ताजमहल को जोड़ा गया था। अभी जो 44, 43 और 42वें नंबर पर जो जोड़ा गए थे साथियों, वो शांति निकेतन को जोड़ा गया 2023 में। ठीक है, इसमें मोहितदम को जोड़ा गया। मोहितदम क्या है साथियों? अहोम राज्य राजवंश के टीले। मोहितदम क्या है साथियों? अहोम राजवंश की। अहोम राजवंश कहाँ का है? असम का। और असम का ही प्राचीन नाम क्या है? अहोम। ठीक है, अहोम। और इसके अलावा क्या नाम है इसका? कामरूप। ठीक है, अहोम और कामरूप दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली और सबसे छोटा उमानंद भी कहाँ है? असम में। माजुली सबसे बड़ा और उमानंद सबसे छोटा। और माजुली से याद आया साथियों, अलका माजुली। अलका माजुली कौन थी? राजा राम मोहन राय की भाभी। राजा राम मोहन राय की भाभी, जिन्होंने सती प्रथा के अनुसार सती हो गई थी। अपने राजा राम मोहन राय के मरने के बाद, सॉरी, भाई के मरने के बाद उनकी भाभी अलका माजुली ने भी आत्महत्या कर ली थी, जिससे राजा राम मोहन राय को बहुत गहरा दुख पहुंचा था। और उन्होंने विलियम बेंटिंक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया। तो असम में ही क्या है? माजुली द्वीप और उमानंद। ठीक है, शांति निकेतन, मोहितदम और जो ये जोड़ा वो मराठा साम्राज्य के युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्मारक। ठीक है, मराठा साम्राज्य के युद्ध स्मारक वो जोड़े गए 44वीं साइट्स के रूप में। 43वीं मोहितदम है, 42वीं शांति निकेतन है। उससे पहले धोलावीरा जोड़ी गई थी। ठीक है, और धोलावीरा हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक ऐसा शहर है जो 3 भागों में था। बाकी सब किस में थे? 2 उसमें। और धोलावीरा किस में था? 3 उसमें। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और धोलावीरा में ही पहली बार जो ये नेम प्लेट होती है, मकानों के सामने जो नेम प्लेट होती है, वो लगी हुई कहाँ मिलती है? साइन बोर्ड कहाँ मिले थे? वो भी धोलावीरा से मिले थे। तो साथियों, इसका उत्तर है यूनेस्को। हम एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से जब तक रिलेट करके याद नहीं करेंगे, तब तक हमारी जीएस अच्छी नहीं होने की। एक क्वेश्चन से ही निरे क्वेश्चन जब तक बनेंगे, एक पेड़ से जब तक अनेक फल प्राप्त नहीं होने के, तब तक हम सफल नहीं होने के। मुंडा भाषा समूह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो साथियों, ये किससे संबंधित है? और बहुत से बच्चे इसका उत्तर लगाएंगे हिंदारी, जबकि इसका सही उत्तर है साथियों ऑस्ट्रो एशियाई। तो मुंडा भाषा समूह किस भाषा वर्ग का है? ऑस्ट्रो ऐसे है ये, ऑस्ट्रो एशियाई। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों ऑस्ट्रो एशियाई। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए हैं? तो इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के 5 स्तंभ। 5 स्तंभ तौहीद। तौहीद किसे कहते हैं? कलमे को, कलमा। ठीक है, दूसरा है साथियों नमाज, यानी दिन में 5 बार नमाज। तीसरा है साथियों तौहीद, कलमा, नमाज। और तीसरा है साथियों रमजान। ठीक है, चौथा जकात। और 5वां साथियों हज। अगर संभव हो तो अपनी लाइफ में एक बार हज करना भी अनिवार्य किया गया, लेकिन जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है उनके लिए माफी है। ठीक है, जकात कितने % है साथियों? इस्लाम धर्म में 2.5% और सिख धर्म में 10%। ठीक है, जकात नहीं है, अपने उसका कमाई का 10% गुरुद्वारों में दान करना या सामाजिक कार्यों में लगाना, ये सिखों का है। और जब अपने कमाई का 2.5% निकालना, वो जकात है। ठीक है, और नमाज 5 बार। अगर बात करें कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था साथियों। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद साहब।
मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था साथियों, वो हुआ था 570 ईस्वी में मदीना में। ठीक है। और 610 ईस्वी में इन्हें हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। 24 सितंबर 24 सितंबर में जो इनकी पवित्र यात्रा थी मक्का से मदीना तक की, सॉरी मदीना से मक्का, 24 सितंबर 622, उसी के उपलक्ष्य में हिजरी संवत शुरू हुआ। और हिजरी संवत क्या है साथियों? इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है। और ये किस पर है? चांद पर आधारित है। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, 610 में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 622 ईस्वी में इन्हें हिजरी, इनकी यात्रा को हिजरी संवत के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों। तो इसमें कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। ठीक है। इनका सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान, हदीस। कुरान में लगभग 114 आयतें हैं। ठीक है। हदीस में मोहम्मद साहब की शिक्षाएं दी गई हैं और शरीयत, कुरान और हदीस को जोड़कर जो उनका जीवन जीने की शैली है वो शरीयत कानून किस में दिया गया है? शरीयत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ शिलालेख कहाँ स्थित है साथियों? ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक गांव है भीतरी, वहां पर ये शिलालेख है और ये शिलालेख स्कंदगुप्त का है। इसमें उन्होंने अपनी वंशावली चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर समुद्रगुप्त के रास्ते चंद्रगुप्त द्वितीय को होते हुए इनके पिता कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त के पिता कौन थे साथियों? कुमारगुप्त प्रथम, उन सब का कार्यकाल और उनकी विजयों का उल्लेख है। और इसी स्कंदगुप्त में उनकी हुणों से भारत की रक्षा के लिए युद्ध, हुणों और पुष्यमित्र से युद्धों का वर्णन है। और इसी में एक लिखा हुआ है कि हुणों से युद्ध करते हुए एक बार स्कंदगुप्त को नीचे जमीन पर लेटना पड़ा, रात नीचे लेटकर व्यतीत करनी पड़ी, जो कि इनके मान होने का उल्लेख करती है कि अब युद्ध के दौरान इन्होंने जमीन पर लेटकर रातें बिताई लेकिन हुणों को पराजित किया। ठीक है। अगर हुण जो बहुत ही खतरनाक जनजाति थी और उनको भारत पर आक्रमण करने से या भारत को लूटने से बचाया, तो किसने बचाया? वो साथियों स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था साथियों? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। उन्हीं के पुत्र समुद्रगुप्त हैं और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और इनका प्रयाग प्रशस्ति पत्र है, प्रयाग प्रशस्ति पत्र है जो कि इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। और ये किसने लिखवाया था? हरिसेन। इनके जो दरबारी कवि थे हरिसेन, इन्होंने लिखवाया था। और इनका वीणा बजाते हुए चित्र है, इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र है। दूसरा, इनके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। यानी इनका पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा था। ठीक है। और ये लिच्छवी दोइत्र की उपाधि थी, यानी इनकी माता जो लिच्छवी राजकुमारी थी उसी के कारण इन्हें लिच्छवी दोइत्र कहा जाता है। ठीक है। और ये एक महान पिता के पुत्र और एक महान पुत्र के पिता थे, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम इनके पिता थे और चंद्रगुप्त द्वितीय इनके पुत्र थे। और स्कंदगुप्त के पिता का नाम क्या था? कुमारगुप्त। अलबुकर ने गोवा को किससे अधिग्रहित किया था?
1498 में वास्को डिगामा कालीकट, केरल में एक स्थान है कालीकट के राजा जमोरिन के दरबार में पहुंचा। राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और उन्हें भेंट के रूप में मसाले और तेज पत्ता आदि दी। तो उन मसालों को ले जाकर वास्को डिगामा ने 60 गुना लाभ में बेचे। यानी अगर उनका 1 रुपया उस यात्रा के दौरान खर्च हुआ था तो उन्होंने 60 रुपए कमाए उस उपहार से। तो उसी के बाद 1503 में पुर्तगालियों का भारत आना जाना शुरू हुआ और 1503 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री यानी किला बनाया। कहाँ पे? सूरत में, कोचीन में। ठीक है। 1505 में पुर्तगालियों ने अपना पहला वायसराय भारत में भेजा जिसका नाम था फ्रांसिस अल्मेडा। और अल्मेडा से हमें क्या याद रखना साथियों? अल्मेडा से हमें याद रखना ब्लू वाटर पॉलिसी, नीली जल नीति। ठीक है। यानी अगर कोई भी समुद्र में जाएगा तो पुर्तगालियों की जो नौसेना थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी और बहुत ज्यादा मजबूत थी और ये समुद्र में उसको किसी भी व्यापारिक जहाज को सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर एक टोकन या वो क्या बोलते हैं एक पॉलिसी थी इनकी कि हम आपकी जो जहाज है उसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके रूप में आप हमें कुछ पैसे दोगे। तो इनकी ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी। कहा जाता है कि अकबर ने भी ब्लू वाटर पॉलिसी ली थी लेकिन उन्हें पुर्तगालियों ने मुफ्त में दी थी। यानी अकबर के जहाज जो मक्का या मदीना की तरफ गए थे या व्यापार करने के लिए विदेश गए थे, अरब में गए थे, तो उनको फ्रांसीसी अल्मेडा की जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसके कारण इन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। एक सेकंड साथियों, पानी पी लूं। तो अब बात करें उसके बाद कौन आया साथियों? अल्मेडा के बाद आया अलबुकर। भारत में फ्रांसीसियों की वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वो अलबुकर को माना जाता है। ठीक है। और अलबुकर ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से गोवा जीता था। इस्माइल आदिल शाह से गोवा जीता था और इसी ने अलबुकर ने ही भारतीय पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया जिससे कि यहाँ पर उनकी कॉलोनियां बसाई जा सके। ठीक है। और पुर्तगालियों का भारत में देन आलू, मटर, टमाटर, मिर्च, तंबाकू। और यही पूछा था यूपीपीसीएस में कि भारत में तंबाकू की फसल किसकी देन है? पुर्तगालियों की। आलू, मटर, टमाटर, मिर्च, तंबाकू सब किसकी देन है साथियों? पुर्तगालियों की देन है। 1556 में ही इन्होंने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगा था। 1556 में ही प्रिंटिंग प्रेस जो पहली लगी थी वो कहाँ लगी थी साथियों? वो लगी थी गोवा में 1556 में। ठीक है। तो ये किससे जीता था इन्होंने? बीजापुर के सुल्तान से। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? 1937 में जब फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी तो भारत में वो तो उच्चतम था, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उस न्यायालय के विरुद्ध भी अपील करनी होती थी तो वो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में कर सकता था।
जो कि कहाँ थी साथियों, ब्रिटेन में, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। यानी उच्चतम न्यायालय का भी जो उस्ताद था वो कौन था साथियों, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल था। लेकिन 1949 के अधिनियम के तहत, 1949 के अधिनियम के तहत, एक सेकंड साथियों, लाइट भाग गई। 1949 के अधिनियम के तहत इसको, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को बंद कर दिया गया था, कर दिया बंद, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 के अधिनियम के तहत, 1950 में जब भारत गणतंत्र हुआ तो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, सुप्रीम कोर्ट के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, जो कि जिसने पहली बार 28 जनवरी 1950 को पहली बैठक की। और सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे, एच जे कानिया, ठीक है, एच जे कानिया। तो उच्चतम न्यायालय ने किसे प्रतिस्थापित किया था, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को। अगर बात करें आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है, और 124 के 4 में ही उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग या इन पे महाभियोग किस तरह का, या तो एक्ट अक्षमता के आधार पर या कदाचार के आधार पर इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 125 में इनका वेतन है, 126 में कार्यकारी न्यायाधीश, 127 में सबसे इंपोर्टेंट यही है, कई बार पूछा गया है, तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख किस में है, 127 में। और 129 में साथियों, 129 में अभिलेखीय न्यायालय, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, किस आर्टिकल में है, यह है 129 में। 129 में क्या है, अभिलेखीय न्यायालय, ठीक है। 137 में क्या है, 130 में क्या है साथियों, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, कि सुप्रीम कोर्ट कहां होगा, उसका सुप्रीम कोर्ट का स्थान। एक मिनट, लाइट आ गई, मैं लाइट खोल दूं। सुप्रीम कोर्ट का स्थान, ठीक है। 137 में क्या है साथियों, न्यायिक पूर्णावलोकन। न्यायिक पूर्णावलोकन हमने कहां से लिया, ये लिया साथियों हमने अमेरिका से। 137 में न्यायिक पूर्णावलोकन हो गया साथियों। 143 में सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को सलाह देना, या राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, ये कहां से उल्लेख है, 143 में। 143 में, चल ले 5 मिनट में। 143 सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति से सलाह लेना या राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना, ये 143 में है। और सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, जो इससे बहुत ही दूर है, यानी ये सारे जो आर्टिकल है इनसे बहुत दूर है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो भाषा है वो किस आर्टिकल में है, 348 में। जैसे 120 में संसद की भाषा है इंग्लिश या मातृभाषा या हिंदी, ठीक है, संसद की भाषा है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की भाषा 348 में है, और इसमें कहा गया है कि इसकी सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होंगी, अंग्रेजी में होंगी। सुप्रीम कोर्ट की सभी जो कार्रवाई है वो इंग्लिश में होगी, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, 348 में, ठीक है। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, 124 के 4 में महाभियोग, या महाभियोग कब चलेगा, कदाचार या अक्षमता के आधार पर। 125 में वेतन है, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, 127 में तदर्थ न्यायाधीश है, 129 में अभिलेखीय न्यायालय, 130 में सुप्रीम कोर्ट
का स्थान। 137 में न्यायिक पूर्णावलोकन है। 143 में राष्ट्रपति का परामर्श लेना या सुप्रीम कोर्ट का परामर्श देना है। ठीक है। 348 में सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। 120 में संसद की भाषा है। तो इसका सही उत्तर था ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। 1937 में हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के तहत। हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया? तो हम्पी का है साथियों कर्नाटक में, और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो 1336 में हरिहर बुक्का, दो भाई थे हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश, तुलु, सुलु, अरबिंदु और संगम। ठीक है, 4 वंश थे। तो उसका जो सबसे फेमस राजा था वो तुलु वंश, जो उसका तीसरा वंश था विजयनगर साम्राज्य का, कृष्णदेव राय पट था। ठीक है। और इसे यूनेस्को में कब स्थापित वो किया गया था? 1986 में। 1983 में 4 किए गए थे और 1986 में हम्पी को। और हम्पी का जो प्रसिद्ध है वो विरूपाक्ष मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और एक साथियों पत्थर का रथ मंदिर। और इस रथ मंदिर को ही 50 रुपए के नोट पर, जो 50 रुपए के नए नोट आए हैं उन पर हम्पी के रथ मंदिर को ही दर्शाया गया है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है साथियों 1986। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ? कितनी बार आपातकाल लिया गया है साथियों? तो साथियों आपातकाल जो है वो आर्टिकल 352 से 360 तक है। 352, 356 और 360 ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ये राष्ट्रपति शासन है और ये वित्तीय आपातकाल है। ये अब तक 3 बार लगा। पहली बार 1962 में चाइना युद्ध के समय, और उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। दूसरी बार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाया था और उस समय राष्ट्रपति वीवी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, 1975 में। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन, और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 1975 में इसका गलत उपयोग हुआ था, तो उसी से बचने के लिए कि दोबारा इसका प्रयोग ना हो गलत तरीके से, तो 1978 में अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कौन से उसके तहत 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और 1975 में केवल इंदिरा गांधी के कहने पर मात्र से ही फखरुद्दीन ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। तो केवल प्रधानमंत्री के मौखिक बयान के आधार पर फखरुद्दीन ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तो दोबारा ऐसा ना हो, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत कि अब मंत्रिपरिषद की लिखित या कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। और 356 की बात करें तो सबसे पहले ये 1951 में पंजाब में लगा। सबसे लंबी अवधि तक भी ये पंजाब में रहा, जब उग्रवाद का वो था 1977 से 82 तक। ठीक है। और अगर
टर्म्स की बात करें तो सबसे ज्यादा बार मणिपुर में 10 बार, यूपी में 9 बार और पंजाब बिहार में 8 बार लगाया गया। अगर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा। 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उस समय नरसिम्हा राव सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण यानी जो भारत में टैक्स थे और परमिशन देने की जो परंपरा थी, उन्हें हटाकर हमने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उदार की नीति अपनाई। ठीक है, और अपने मूल्य रुपए का अवमूल्यन किया तीसरी बार। ठीक है, 1949 में पहली बार और तीसरी बार 1991 में किया था अवमूल्यन, यानी जानबूझकर अपने पैसे का मूल्य कम करना। ठीक है, तो उस समय इमरजेंसी लग सकती थी, लेकिन उसे भी बचा लिया गया था नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये कितनी बार लगी अभी तक? 0 बार। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? ठीक है, अगर इसके जनसंख्या इतिहास की बात करें तो साथियों 1872 में मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई। ठीक है, जो 10 की जनगणना शुरू हुई वो 1881 में रिपन के शासनकाल से शुरू हुई, और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? पहले WC प्लोटेन। ठीक है, WC प्लोटेन। उसके बाद आजादी के बाद 7वीं है, और टोटल 7वीं और कुल 15 अभी तक जनगणना हुई है। ठीक है, 2021 की जो 10 की जनगणना होनी थी साथियों, वो कोरोना के कारण नहीं हो पाई, और अब 2026 में सरकार डिजिटल जनगणना की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो 1951 से 1981 तक का जो दशक था वो जनसंख्या विस्फोट के लिए बहुत ही अनुकूल था। ऐसा इसलिए हुआ साथियों क्योंकि 1921 से पहले तक प्लेग की बीमारी से बहुत सी जनसंख्या खत्म हो चुकी थी, तो कभी बढ़ती थी कभी घटती थी। लेकिन उसके बाद आजादी के बाद भारत सरकार ने जो स्वास्थ्य प्रोग्राम चलाए, तो उनसे क्या हुआ? मृत्यु दर कम हुई। और लेकिन अशिक्षा के कारण क्या हुआ साथियों? जनसंख्या आबादी पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ, तो उस दौरान जनसंख्या विस्फोट हुआ, और 1951 से 1981 तक भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ी। तो भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण वो क्या है? 1951 से 1981 तक। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? ये बहुत बार पूछा गया। C चंद्रमौली। पहले के कौन थे? WC प्लाउटन, और ये थे C चंद्रमौली। ठीक है, और हमारी जनगणना हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, इसका नारा था। ठीक है, तो आज तक यहीं तक। जय हिंद जय भारत, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी और बच्चे फिर शिकायत करें। ठीक है, तो इजाजत दें। जय हिंद जय भारत।